हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीएससी नो करंट अफेयर्स सीरीज। आज हम 23 फेब के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। बिफोर स्टार्टिंग, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू हेल्प अस ग्रो। दिस इज आवर प्रोफाइल। ओके, अगर आप सब्सक्राइब रखते हो और नोटिफिकेशन ऑन रखते हो तो डेली करंट अफेयर्स यू कैन कवर 6 to 8 क्वेश्चंस। इन जनरल 5 to 6 क्वेश्चंस ही इंपॉर्टेंट रहते हैं। सो 6 क्वेश्चंस, 8 क्वेश्चंस वी आर गोइंग टू कवर ऑन अ डेली बेसिस। इससे ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। एक महीने में 200-250 से इंपॉर्टेंट टॉपिक आते नहीं है एग्जाम में। ओके, इतना अगर आप कर लोगे तो रेस्ट एश्योर्ड प्रीलिम्स में आपके जो करंट अफेयर्स क्वेश्चन है वो नहीं अटकेंगे। ओके, ऑन दैट नोट, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट काफी न्यूज में है, ये काफी टाइम से न्यूज में है ये। सो विद रेफरेंस टू मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट: द एमसीसी बिकम्स ऑपरेशनल इमीडिएटली आफ्टर द अनाउंसमेंट ऑफ इलेक्शन। कह रहा है जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है वो इमीडिएटली फोर्स में आ जाता है। सेकेंड ऑप्शन, अंडर सेक्शन 126 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, जो आरपीए 1951 है, पब्लिक मीटिंग्स आर प्रोहिबिटेड ड्यूरिंग द 48 आवर्स प्रीसीडिंग द क्लोज ऑफ पोल्स। कि 48 घंटे मतलब इलेक्शन के खत्म होने से 48 घंटे पहले वाली चीज जो है, ये पब्लिक मीटिंग वगैरह, सॉरी, उनको रोक दिया जाता है। एंड थर्ड ऑप्शन, वॉयलेशन ऑफ एमसीसी ऑटोमेटिकली लीड्स टू डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ अ कैंडिडेट। अगर आपने वॉयलेट किया एमसीसी तो आपको सीधा डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा इमीडिएटली, ऑटोमेटिकली। सो पॉज द वीडियो एंड मार्क द आंसर। सो ये काफी न्यूज में है, लास्ट के साल 2 साल में कवर किया गया, तो आप लोगों को पता होगा, आप लोगों ने अपने लक्ष्मीकांत वगैरह में ये चीज पढ़ी होगी। तो द राइट आंसर फॉर दिस, इसमें क्या है कि दो आपके सही हैं, थर्ड जो आपका है वो गलत है। ऑटोमेटिकली कुछ नहीं होता, आपका कंप्लेंट होगा, क्या कौन से एक्ट के अंदर आपने वॉयलेट किया है, उन चीजों की जांच होगी, उसके बाद कुछ होगा। फर्स्ट वन इज कलेक्ट करेक्ट। एकदम से जब अनाउंसमेंट होता है, इलेक्शन कमीशन करता है प्रेस कॉन्फ्रेंस, बताता है कि इलेक्शन ये शेड्यूल वगैरह अनाउंस कर दिया है हमने, वहीं उसी मोमेंट से लागू हो जाता है। सेकंड, ये पब्लिक मीटिंग वगैरह खत्म उस टाइम पे नहीं कर सकते हो आप, इसको साइलेंस पीरियड भी कहा जाता है। ओके, ऐसे कोई ऑफिशियल वो नहीं है, लेकिन साइलेंस पीरियड कहते हैं उस चीज को। ठीक है, अब इसमें एमसीसी का मतलब क्या है? देखो, एमसीसी जब लग गया, एक बात तो आप ध्यान रखो, ये कोई स्टैट्यूटरी लॉ नहीं है। ओके, बस एक तरह से कह लो गाइडलाइंस की तरह है, ये ऑटोमेटिकली डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होता, इसके लिए अलग से जो लॉज वगैरह हैं उसके अंदर डिस्क्वालिफिकेशन वगैरह होगा। देन एमसीसी क्या क्या करता है, तो पॉलिसी अनाउंसमेंट नहीं कर सकते हो आप, फाउंडेशन स्टोन कहीं रखना या प्रोजेक्ट इनॉग्रेशन करना नहीं कर सकते हो। ऑफिशियल्स वगैरह, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का जो है, आप ट्रांसफर भी नहीं कर सकते हो बिना इलेक्शन कमीशन के अप्रूवल के। काफी इंपॉर्टेंट है ये, काफी बड़ी बात लगती है कि ट्रांसफर भी आप नहीं कर सकते हो। देन ऑफिशियल मशीनरी वगैरह यूज नहीं कर सकते हो, क्या गवर्नमेंट के जो गाड़ियां हैं या ऑफिसर्स हैं उनका यूज नहीं कर सकते हो कैंपेन करने के लिए, करते हैं अलग बात है, बट आप कर नहीं सकते हो। देन पनिशमेंट, जैसा हमने बताया, एमसीसी का वायलेशन ऑटोमेटिकली नहीं होता है। ठीक है, जो आईपीसी वगैरह की धारा है उसके अंदर होगा, पॉलिटिकल पार्टी, इंडिविजुअल, मिनिस्टर, सब पे ये लागू होता है। सो होपफुली दिस इज अंडरस्टूड। Now, coming to question number two, which of the following authorities is primarily responsible for conducting elections to urban local bodies in a state? Right. तो फर्स्ट आपका ऑप्शन है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, सेकंड स्टेट इलेक्शन कमीशन, थर्ड मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज एंड फोर्थ गवर्नर ऑफ द स्टेट। सो प्लीज पॉज एंड मार्क योर आंसर। राइट। तो देखो, जो आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होता है वो आपका पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर्स एंड प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस करवाता है। जो म्यूनसिपैलिटीज एंड पंचायत होते हैं उनका इलेक्शन कराने का काम स्टेट इलेक्शन कमीशन के पास होता है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसके बाद जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है वो आर्टिकल 243 के में आया था, जो आपका 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है उसमें। देन एमसीसी वायलेशन जो है ये दोनों ही केस में हो सकता है, वेदर इट इज पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर्स और म्यूनसिपैलिटीज एंड पंचायत्स। और एमसीसी वायलेशन इसका कोई लॉ नहीं है, ये इसके लिए लॉ है या नहीं आप कमेंट में बताओगे। ठीक है, करेक्ट आंसर इज बी, स्टेट इलेक्शन कमीशन। थर्ड क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू वुमेन्स रिजर्वेशन एक्ट 2023, काफी इंपॉर्टेंट है ये, आपका मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिजर्वेशन इज लिंक टू, जो रिजर्वेशन किया गया वुमेन के लिए, कह रहे लिंक टू फर्स्ट सेंसस कंडक्टेड आफ्टर द 2026, 2026 के बाद जो पहला सेंसस होगा या जनगणना होगी उसके बाद उसके बेस पे किया जाएगा। एंड सेकंड ऑप्शन, डिलिमिटेशन मस्ट बी कैरिड आउट आफ्टर द पब्लिकेशन ऑफ सेंसस डेटा। कह रहे सेंसस डेटा आ गया तो उसके बाद डिलिमिटेशन जो है मस्ट है एकदम। एंड थर्ड ऑप्शन, डिलिमिटेशन कमीशन इज constituted under Article 3 to 4 of the Constitution. Multiple times we have covered this article. So pause the video and mark the answer. Okay, so the right answer for this is, आपको समझना होगा, थर्ड वन जो इनकरेक्ट है। आर्टिकल 324 किसके लिए है, तो वो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के लिए। ओके, अब डिलिमिटेशन कमीशन जो है आपका वो किससे है, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये आर्टिकल 82 हो गया, ये तो हो गया आपका पार्लियामेंट के लिए, ये पार्लियामेंट के लिए है। और जो स्टेट के लिए है वो है ये स्टेट असेंबलीज के लिए जो है आपका
आर्टिकल 170। ये दोनों ही आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। अब डिलिमिटेशन जो है वो कह रहा है कि कंस्टिट्यूटेड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। जो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है उसके थ्रू होता है और फोर्स ऑफ लॉ है, मतलब उसके डिलिमिटेशन एक्ट जो होगा उसके पास फोर्स ऑफ लॉ होता है। वो एक तरह से डिलिमिटेशन एक्ट है, फोर्स है। 324 हम बोलते हैं ईसीआई है। एंड थर्ड इज इनकरेक्ट। नाउ सेकंड करेक्ट है कि सेंसस जब आएगा, जो डेटा आएगा उसके बेस पे आपको डिलिमिटेशन करना होता है। एंड फर्स्ट में ऑल्सो करेक्ट कि इम्प्लीमेंटेशन इसका विमेन वाला रिजर्वेशन का जो इम्प्लीमेंटेशन होगा फर्स्ट सेंसस 2026 के बाद जो भी पहला सेंसस होगा उसके बेस पे होगा। अब यूपीएससी ने पीवाईक्यू में ये क्वेश्चन पूछा भी हुआ है पास्ट में कि डिलिमिटेशन कितने बार हुआ है। डिलिमिटेशन जो है ये कितने बार हुआ है, तो ये आपका 4 बार हो चुका है। 1952 का एक एक्ट है, 1962 का एक एक्ट है, 1972 का एक एक्ट है, देन लास्ट जो एक्ट था वो आपका 2022 का एक्ट था। ओके, ठीक। Now, coming to question number 4, the freedom of speech of MP is subject to which of the following restrictions? तो पहला आपका स्टेटमेंट है मैटर सब जुडिस, सेकंड पर्सनल एलिगेशंस विदाउट प्रायर नोटिस, थर्ड discussion on the conduct of judges, fourth criticism of government policies, right? So please pause and mark your answer. जस्ट अ करेक्शन इन दिस वन विल बी लास्ट वन वाज 2002 का एक्ट था। ओके, सो आप इसमें गलती नहीं करेंगे। ये 2002 का एक्ट है और यूपीएससी का ये पीवाईक्यू भी है जहां बोला गया था कि 4 बार हो चुका है ये। ओके। ठीक है, तो आपके पास चार स्टेटमेंट है। प्लीज पॉज एंड मार्क योर आंसर। तो देखो, जो इसका फर्स्ट स्टेटमेंट है, क्वेश्चन क्या है, फ्रीडम ऑफ स्पीच ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट इज सब्जेक्ट टू विच ऑफ द फॉलोइंग रेस्ट्रिक्शन। तो पहला है मैटर सब जुडिस। जो सब जुडिस चीज है उस पे एमपी नहीं डिस्कस कर सकते इस तरीके से, राइट? उन पे फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है वो लगता है रिस्ट्रिक्शन है। सेकंड जो है वो है पर्सनल एलिगेशन विदाउट प्रायर नोटिस। अगेन ये भी वही कॉमन सेंस वाली बात है, पर्सनल एलिगेशन आप नहीं लगा सकते हो, वो अगेन प्रोटेक्टेड होता है। थर्ड जो है वो भी करेक्ट है आपका। वो क्या कह रहा है, डिस्कशन ऑन द कंडक्ट ऑफ जजेस। जो जजेस हैं उनके कंडक्ट पे आपको डिस्कशन करना है, वो सिर्फ एक ही कंडीशन में हो सकता है जब रिमूवल मोशन हो जजेस का। उसके बिना आप नहीं डिस्कस कर सकते क्योंकि ये सेपरेशन ऑफ पावर वाली चीज होती है। तो थर्ड इज ऑल्सो करेक्ट। फोर्थ है क्रिटिसिज्म ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी, ये आप कर सकते हो। दिस इज द पार्ट ऑफ डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग, सो क्रिटिसिज्म ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज इज अलाउड। तो करेक्ट आंसर विल बी बी 1, 2 and 3 ओनली। Then question number 5. Consider the following statement. The Alara principle. The Alara principle aims to reduce radiation exposure as much as reasonably achievable. कह रहा अलारा प्रिंसिपल का काम मतलब क्या कहता है कि रेडिएशन से जो एक्सपोजर है ह्यूमंस का उसे हमें रीजनेबली अचीवेबल लिमिट तक लेके जाना है, रिड्यूस करना है। एंड सेकंड ऑप्शन इज अलारा रिक्वायर एलिमिनेशन ऑफ ऑल रेडिएशन एक्सपोजर इररिस्पेक्टिव ऑफ द कॉस्ट और फिजिबिलिटी। कह रहा है कॉस्ट और फिजिबिलिटी से फर्क नहीं पड़ता, एलिमिनेशन करना हर रेडिएशन एक्सपोजर का। ओके, सो पॉज द वीडियो एंड मार्क द आंसर। सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साइंस टेक का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसमें ऑप्शन आप देख लीजिए कौन सा सही है। तो जो आपका पहला स्टेटमेंट है वो सही है। आप ऐसे भी अगर नहीं भी पता आपको होता तो आप लॉजिकल गेसिंग कर सकते थे कि कह रहा है रिड्यूस रेडिएशन एक्सपोजर एज मच एज रीजनेबली अचीवेबल। अब कोई भी चीज रीजनेबली तो अचीव करना ही चाहोगे आप, इस तरह की चीज जो रेडिएशन या हेल्थ वाली चीज जो है। लेकिन यहाँ आप देखो एक्सट्रीम स्टेटमेंट है। आप अगर आपको पहला नहीं समझ में आ रहा था तो सेकंड तो फोर श्योर गलत होगा ना। इरेस्पेक्टिव ऑफ कॉस्ट और फिजिबिलिटी, कह रहे कॉस्ट और फिजिबिलिटी फिजिबल हो चाहे ना हो लेकिन हमें अचीव करना है, ये तो ह्यूमनली पॉसिबल ही नहीं है। ये एकदम एक्सट्रीम स्टेटमेंट है। सेकंड आपका इनकरेक्ट हो जाता, आपका इसी से ये चीज सॉल्व हो जाती। तो फर्स्ट वन इज करेक्ट। तो फिफ्थ का जो आपका आंसर रहेगा दैट विल बी सी, स्टेटमेंट वन इज करेक्ट, स्टेटमेंट टू इज इनकरेक्ट। ये तो आपको पता चल गया। अब अलारा अप्लाई कहाँ कहाँ होता है, मालूम न्यूक्लियर पावर प्लांट है, मेडिकल इमेजिंग है जैसे एक्सरे होता है, सीटी स्कैन होता है, देन इंडस्ट्रियल रेडियोग्राफी वगैरह। तो एक्सरे मशीन वगैरह आपने जो देखा होगा या सीटी स्कैन वगैरह, वहां पे भी कहते हैं कि इरेडिएशन होता है। ठीक है, तो आपको समझना होगा नॉर्मल क्या है कि जीरो आप अचीव नहीं कर सकते हो कि जीरो रेडिएशन हो जाए, ये तो पॉसिबल ही नहीं है ह्यूमनली। ओके, थोड़ा बहुत रेडिएशन हमेशा रहेगा, नेचुरली भी थोड़ा बहुत रेडिएशन अकर करता ही है। ओके, तो दिस इज एन इंपॉर्टेंट थिंग। अब इंडिया में रेगुलेटरी ओवरसाइट जो इंडिया में कौन करता है, तो जो आपका एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड है एईआरबी, उसका काम है इस चीज को रेगुलेट करना। इंपॉर्टेंट है क्योंकि न्यूक्लियर एनर्जी भी न्यूज में है काफी ज्यादा, तो एग्जाम के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब अलारा किसके लिए स्टैंड करता है, दैट इज एज लो एज रीजनेबली अचीवेबल, नाम में ही है एज लो एज रीजनेबली अचीवेबल। Now, coming to question number 6, with reference to protein-based quantum sensors, consider the following statement. तीन statement है. They can be genetically encoded through DNA instructions inside living cell. Second, they rely on electron spin behavior that can be detected optically.
Third, they currently do not surpass solid state diamond sensors in sensitivity. So please pause and mark your answer. Right. तो देखो, प्रोटीन बेस्ड क्वांटम सेंसर्स जो है ना, ये फर्स्ट स्टेटमेंट सही कह रहा है आपका। ये क्या कह रहा है? दे कैन बी जेनेटिकली इनकोडेड थ्रू डीएनए इंस्ट्रक्शन इनसाइड लिविंग सेल। तो प्रोटीन्स कैन बी प्रोग्राम थ्रू डीएनए, और ये सेल्स के अंदर नेचुरल होता है। फर्स्ट सही है। सेकेंड है, दे रिलाई ऑन इलेक्ट्रॉन स्पिन बिहेवियर। ये भी सही है। ठीक है, वो मैनिपुलेट करके आप चेंजेस कर सकते हो। फिर थर्ड है, दे करेंटली डू नॉट सरपास सॉलिड स्टेट डायमंड सेंसर्स इन सेंसिटिविटी। ये भी सही है। प्रोटीन बेस्ड सेंसर्स आर करेंटली लेस सेंसिटिव है देन सॉलिड स्टेट डिवाइसेस लाइक डायमंड सेंसर। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी, ऑल थ्री। एप्लीकेशन कहाँ पे इनका? तो जैसे ब्रेन एक्टिविटी मैपिंग करनी है आपको, बायोमेडिकल डायग्नोस्टिक करना है, इंट्रा सेलुलर मैग्नेटिक फील्ड डिटेक्शन करना है, यहाँ पर आपका एप्लीकेशन हो जाता है। So on that note, thank you everyone. Do like, share, and subscribe. Thank you.